गुड इवनिंग, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के तहत हम लोगों ने सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात किया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनील्स के बारे में हम लोगों ने देखा है। आज उन्हीं में से हम यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक है, जो सेंटर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि सेल का सेंटर कौन होता है, सेल का कंट्रोलर कौन होता है और वो कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक सेल के अंदर। आज हम जानेंगे आज कि ब्रेन ऑफ द सेल कौन होता है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कौन होता है, मैनेजर ऑफ द सेल कौन होता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, या जिसे हम केंद्रक कहते हैं। सेल को अगर हम देखें तो हमारी सेल एक फैक्ट्री की तरह है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी जो आर्गन, यानी एक कर्मचारी रूपी जो सेल ऑर्गेनील्स हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर उसका एक फैक्ट्री का अगर कोई मैनेजर ना हो तो सारे कर्मचारी मनमाने ढंग से काम करेंगे और कार्य का सही ढंग से संपादन नहीं होगा। जिस चीज़ की भी प्रोडक्शन वो फैक्ट्री करना चाहती है, वो सही ढंग से उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक फैक्ट्री को चलाने के लिए जिस तरह से एक मैनेजर होता है, उसकी निगरानी में ही सारे कार्य संपादित किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो वर्कर होते हैं अपना अपना काम करते हैं। उसी तरह से हमारी जो सेल है, उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनील्स हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग हैं, वो अपने कार्यों को कैसे अंजाम देते हैं, किसके अंडर में अंजाम देते हैं, आइए उसको हम देखते हैं, ताकि कार्य सही ढंग से संपादित होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी सेल है, उस सेल के अंदर हमारी जो है न्यूक्लियस होती है और इसी न्यूक्लियस को हम केंद्रक कहते हैं। इसी केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, या इसी को कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहते हैं। तो यही हमारी जो न्यूक्लियस है, ये कंट्रोल करती है, और ब्रेन है, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के सारे ऑर्गन सही ढंग से हैं, लेकिन हमारा अगर ब्रेन ना हो तो क्या बॉडी के सारे ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उनमें कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से न्यूक्लियस जो है ब्रेन ऑफ द सेल होता है या कंट्रोल रूम ऑफ द सेल होता है। और अभी हम लोग देखेंगे कि यह कैसे अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी हम देखेंगे, इसके शेप, साइज, नंबर को देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण रोल को हम देखेंगे कि एक सेल के अंदर ये अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन कैसे प्ले करता है। तो इतना हम लोग जानते हैं कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है या कंट्रोल रूम ऑफ द सेल होता है। यहीं से जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसका रेगुलेशन होता है। ये सेल हमारी इतनी महत्वपूर्ण है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर हैं, ट्रांसमिट वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन जो होते हैं, वो इसी की देन है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस इतना महत्वपूर्ण है। इसके नंबर को देखेंगे, शेप को देखेंगे, साइज को देखेंगे। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस, यानी केंद्रक, ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। अब थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में देखते हैं हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। आइए देखते हैं हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हमारा क्या है। जब हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे कि इसमें किसने इसकी खोज की, किसने इसको जेनेटिक मटेरियल बताया और किसमें खोजा, तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। बड़े आसानी से आप याद कर पाओगे कि इसकी खोज किसने की।
और इसको जेनेटिक मटेरियल किसने बताया और किस प्लांट या एनिमल के अंदर जेनेटिक मटेरियल इसको शो किया गया है। तो आइए एक ट्रिक हम आपको बताते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में। आप याद रखिएगा, आर्यन झा, आर्यन झा जी, बस इतना से आपको याद करना है, आर्यन झा जी। तो आर्यन से देखिए, हमारा आर से हमारा हो गया, पहला जो आर हमने लिया है आर्यन से रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। आर से हमारा हो गया रॉबर्ट ब्राउन और एन से आपने देख लिया कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो हम क्या देख रहे हैं, आर्यन झा जी से हमारा क्या याद हो गया, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक, ये हमें पता चल गया। अब ये न्यूक्लियस जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल भी है। जी से हम याद रखेंगे, जी से हम याद रखेंगे जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जेनेटिक मटेरियल भी है। तो ये जेनेटिक मटेरियल कैसे है, किसने सिद्ध किया, इस बात को हम देखते हैं। आइए देखें, जी से हमने ले लिया जेनेटिक मटेरियल और झा शब्द से हम आपको बताते हैं। और ये जेनेटिक देखिए, ये ए जो हमारा है, ए जो ये लेटर हमने यूज किया है, ए इजकल टू एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। तो एसिटाबुलेरिया में बताया गया, एस्टेबुलेरिया में अध्ययन करके बताया गया कि यह जेनेटिक मटेरियल है। और किसके द्वारा बताया गया, JH से बताया गया, JH इजकल टू जे, हैमर, हैमर, हैमरलिंग। जे से जर्मन साइंटिस्ट, जे से जे हैमरलिंग साहब ने ये बताया कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इस तरह से हम लोगों ने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में बात किया कि जे हैमरलिंग साहब ने बताया, एस्टेबुलेरिया में इसका अध्ययन किया तो देखा कि यह जेनेटिक मटेरियल है। तो ये रहा हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। तो हमारे समझ से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है आप बड़े आसानी से समझ गए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये हमारा जो न्यूक्लियस है इसके हम NPS की बात करेंगे, NPS, न्यूक्लियस के NPS की हम बात करेंगे। NPS का मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर की बात करेंगे, नंबर। आइए देखते हैं, NPS में हम नंबर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संख्या जो ये हमारा इतना महत्वपूर्ण जो केंद्रक है, इसकी संख्या कहाँ कितनी पाई जाती है। तो देखें, इसकी संख्या जो है वैरी करती है, यानी विभिन्न सेल के अंदर भिन्न भिन्न तरह से पाई जाती है। तो आइए देखते हैं, इसमें जो नंबर की बात है इसमें दो चीज़ें आएंगी। एक तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है, तो इसको हम कहते हैं ए न्यूक्लिएटेड, ए न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। और मतलब ए न्यूक्लिएट और न्यूक्लिएट, यानी इसमें न्यूक्लियस क्या होगा, एक में न्यूक्लियस हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और एक में हम एब्सेंट की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, एब्सेंट है, और एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है।
तो इसको हम ट्रिकली आपको समझाते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको बड़े आसानी से याद कर पाओगे। देखिए, ए नीप से याद कर लीजिए, बस ए निप्स। ए निप्स का मतलब ए मने नहीं और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ही नहीं, तो किस में नहीं है भाई? आई देखिए, हमने ई से लिया है यहां पे जो लेटर इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स। तो आप जानते हो कि इरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी भी कहते हैं, और जो मैच्योर आरबीसी होती हैं, स्पेशली ह्यूमन बीइंग के केस में आप जानते हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को बियर कर सके और ऑक्सीजन को ट्रैप करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को मुहैया करा सके। तो आरबीसी में नहीं पाई जाती है ह्यूमन बीइंग के केस में, लामा और जैसे एम्फीबियन वगैरह में पाई जाती है, लेकिन इसमें आप देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग केस में इरिथ्रोसाइट जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दूसरा हमने लिया है, ये पी से हमने यूज किया है प्लेटलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आप जानते हैं कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं उनमें भी ये हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तीसरी बात, नेक्स्ट ये हमने यस से यूज किया है सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। तो आप जानते हैं कि ये फ्लोएम का पार्ट होता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये ए न्यूक्लिएटेड में आप बड़े आसानी से ए निप्स से याद कर पाएंगे कि इसमें हम न्यूक्लियस नहीं पाते हैं। तो ये रहा हमारा ए न्यूक्लियस। अब हम चलते हैं न्यूक्लिएटेड के तरफ। अब न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है भाई, अब इसमें देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो क्या हो सकता है? वो न्यूक्लियस दो तरह, कई तरह से उसमें परिस्थितियां आ सकती हैं। या हो सकता है कि एक ही न्यूक्लियस हो, यूनी न्यूक्लिएट, और हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो सेल होती हैं उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। तो यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब एक ही न्यूक्लियस यहाँ पाया जाएगा। दूसरा हमारा है बाई न्यूक्लिएट, जिसमें दो न्यूक्लियस पाया जाएगा, है ना। तो जैसे आप पैरामीशियम के केस में देखिए, पैरामीशियम में हम क्या देखते हैं, वहां बाई न्यूक्लिएट होता है, यानी दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी एक मेगा और मैक्रो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहां बाई न्यूक्लिएट होता है। और तीसरा हमारा होगा मल्टी, यानी इससे ज्यादा जब पाए जाएंगे तो मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये रहा। अब मल्टी न्यूक्लिएट में भी हम लोग देखते हैं कि जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट में भी हम देखेंगे तो क्या होगा। जैसे मल्टी न्यूक्लिएट ह्यूमन की जो स्केलेटल स्केलेटल जो मसल है उनमें हम लोग देखते हैं कि स्केलेटल मसल की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हमको क्या मिलता है, वहां मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलता है। अब ये जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, इसको हम देखते हैं कि दो तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। अगर प्लांट्स है तो ज़्यादा हो गए, उसमें होगा तो क्या कहेंगे, और एनिमल है तो उसमें क्या कहेंगे। इसमें देखिए दो तरह की परिस्थितियां आती हैं। एक कोइनोसिटिक, सीनोसिटिक जिसको हम कहते हैं, सीनोसिटिक है,
ये सिनोसिटिक हम देखेंगे ये प्लांट के केस में होता है, और दूसरा हमारा होता है सिनसाइटियल। सिनसाइटियल तो ये हम एनिमल के केस में देखते हैं। तो ये रहा हमारा एन, यानी नंबर के आधार पे हमने देखा कि हमारा न्यूक्लियस किस तरह से ए न्यूक्लिएटेड है या न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें हमने देखा कि इनमें प्रेजेंट नहीं है, इनमें प्रेजेंट है। तो यूनि हो सकता है, बाई हो सकता है या मल्टी हो सकता है। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस के एक सेल के अंदर कितने संख्या में न्यूक्लियस पाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब आइए हम लोग एनपीएस में हम लोगों ने देखा नंबर की बात की। अब हम देखते हैं पोजीशन। पोजीशन यानी जो हमारा न्यूक्लियस है इसकी पोजीशन क्या हो सकती है। तो देखें इसकी शॉर्टकट में याद करने के लिए हम याद करेंगे बास शिप पास। तो बास शिप का मतलब ये है कि बास का मतलब हमारा हो जाएगा वेसल, यानी ये हो जाएगा वेसल। जैसे वेसल वेसल होता है, जैसे हम लोग कॉलुमनर एपिथेलियल सेल को जब देखते हैं तो वो यहाँ पे दिखाई देता है। अब हम सी से याद करेंगे, सी से हमारा हो जाएगा, यहाँ देखते हैं सी से हो जाएगा हमारा सेंट्रिक। सेंट्रिक यानी सेंटर में पाया जाएगा, और ई से हमारा हो जाएगा इसेंट्रिक। सेंट्रिक के केस में अक्सर हम लोग देखते हैं, सेंट्रिक अगर आप देखें तो ये एनिमल के केस में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि सेंट्रिक या पी फॉर हमारा हो जाएगा पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक तो ये कुछ पोजीशन है, जैसे पेरीफेरी की तरफ चले जाना। और ये जैसे सेंट्रिक इसेंट्रिक में हम लोग प्लांट में देखते हैं कि वैक्यूल का बड़ा पाया जाना। तो ये है हमारी पोजीशन। तो पोजीशन के आधार पर न्यूक्लियस का पाया जाता है। तो हम लोगों ने एन पी यानी नंबर देखा, पोजीशन देखा, और साइज यस हम देख लेते हैं, शेप देख लेते हैं। अब हम शेप के बुनियाद पे अगर हम देखें ये हमारा केंद्रक का शेप क्या होता है, तो जनरल जो शेप होता है वो सर्कुलर या ओवल पाया जाता है। जनरल शेप की हम बात करें तो सर्कुलर या ओवल हमको देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावे भी हमको कई तरह के शेप देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये बाई या ट्राई या मल्टी इस तरह की शेप हमको देखने को मिलता है ना। जैसे लोब होता है बाई ट्राई मल्टी, इस तरह की शेप हमको देखने को मिलती है। तो जैसे बाई लोब में हम देखें तो हम लोगों ने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बाई लोब जो हमारा होता है एसिडोफिल या इसी को बाई लोब को एसिडोफिल या इयोसिन कहते हैं, इयोसिन। तो इसको याद करने के लिए जैसे आप देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ईयरफोन हम लोग लगाते हैं, ये ई से आप ईयर याद रख लीजिएगा। तो इस तरह का शेप इसको हमको दिखाई देता है। और ट्राई लोब में जब हम लोग जाएंगे तो इसमें बैसोफिल आता है। तो इसमें देखेंगे 3 लोब पाए जाते हैं बैसोफिल के अंतर्गत। और मल्टी में आप देखेंगे न्यूट्रोफिल को याद रखिएगा। इसको याद करने के लिए जैसे हम यम से पहले आप देख रहे हैं कि यन है, तो ये हमारा है न्यूट्रोफिल। तो ये रहा पोजीशन, शेप और साइज की। जहाँ तक बात करेंगे तो देखेंगे इसकी 0.5 है,
माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक की ये पाई गई है। तो ये रहा हमारा पोजीशन, नंबर और साइज, शेप के बारे में हमने बात की। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। देखिए यह हमारा जो स्ट्रक्चर है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो हमारा प्लास्टिड होता है सो क्लोरोप्लास्ट, LMNOP NO। तो देखेंगे कि ये ऐसे ऑर्गेनिल हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो या जो हमारे प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। आइए देखते हैं एक जनरल जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो स्ट्रक्चर कैसे दिखता है हमको। देखिए ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये कैसे दिखता है और इसका रोल क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए एक हमारी ये सिंगल लेयर है और इसके बाहर हम देखेंगे कि इसका आइए देखते हैं एक और लेयर इस तरह से पाई जाती है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, और यही हमारा एक सेल का कंट्रोल रूम है। अब हम जानते हैं कि ये हमारी साइटोप्लाज्म है। अब जानते हो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस उपस्थित है। अब इस न्यूक्लियस को हम देखते हैं कि ये हमको दिख रहा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। हम देख रहे हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो डबल मेम्ब्रेन है अब ये न्यूक्लियस के हम कुछ पार्ट्स देखेंगे कि सबसे पहला जो हमारा पार्ट है न्यूक्लियस का सबसे पहला जो पार्ट है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या इसी को हम कहते हैं कैरियोथीका। ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथीका है। हिंदी में इसको कहेंगे केंद्र का आवरण, मतलब केंद्रक का आवरण। तो ये हमारा केंद्रक है, इसका आवरण है। इस आवरण में हम देख रहे हैं कि बाहर की तरफ एक आवरण है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, एक अंदर भी हम देख रहे हैं जिसे हम इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक। अब देखें इसके बीच में स्थान भी पाया जा रहा है। ये जो स्थान पाया जा रहा है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर स्पेस, यानी दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्थान पाया जा रहा है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको यही बताता चलूं कि ये जो हमारा न्यूक्लियर स्पेस है, या जो बाहर की जो ये दीवार हम देख रहे हैं, जो बाहरी मेम्ब्रेन है इस न्यूक्लियस की, इसी से जुड़ी हुई कुछ इस तरह की संरचनाएं
हमको दिखाई देती हैं जिसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाहर हम देख रहे हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इसके ऊपर दानेदार संरचनाएं इस तरह की हमको दिखाई देती हैं जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कहते हैं। अब जिस पे यह राइबोसोम पाया जा रहा है इसको हम ER यानी रेर कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बाहरी दीवार पे इसकी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं जिसपे हमारा राइबोसोम पाया जाता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और कुछ स्थान आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं तो इसको सेर कहते हैं। और विशेष रूप से जैसे अंदर की जो लेयर है इस पे भी रेर और सेर यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो स्मूथ है, चिकनी है भाई, तो इसका मतलब तेल वगैरह लगाई हुई है तभी तो चिकनी है। तो ये लिपिड के सिक्रीशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सेक्रेटरी आयरन जो होते हैं उसमें ये महत्वपूर्ण होती है। तो ये हमारा रेर है यानी प्रोटीन सिंथेसिस, और यहाँ लिपिड के लिए काम होता है। तो ये हमारी है आउटर मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और पेरिन्यूक्लियर स्पेस है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि यह पोर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ जगह जगह ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं पेरिन्यूक्लियर स्पेस। तो हो ही गया हमारा, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर। चूंकि न्यूक्लियस में है इसीलिए इसको कहेंगे न्यूक्लियर पोर। ये हमारा हो गया न्यूक्लियर पोर। अब भाई ये न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, ये क्यों पाई जाती है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि देखिए न्यूक्लियर पोर, और ये अंदर की जो चीज हमको दिख रही है न्यूक्लियस के अंदर, ये इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म भाई न्यूक्लियस के अंदर जो अर्ध तरल जो सेमी सॉलिड अर्ध तरल जो फ्लूइड है इसके अंदर, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, याद रखिएगा। और ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो बाहर है इसको हम कहते हैं, ये जो चीजें दिख रही हैं ये हमारा साइटोप्लाज्म, जानते ही हो आप साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के एक और नाम देते हैं, साइटोसॉल भी कहते हैं, साइटोसॉल। अब देखिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म और ये जो न्यूक्लियस हमारा है ये वाला और ये वाला, अगर इसको दोनों को हम जोड़ दें यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, तो इन दोनों को मिला करके याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, ये भी याद रखिएगा। तो ये हमारा है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियर जो पोर पाए जा रहे हैं ये इनका काम क्या है, हम जानते हैं कि इस न्यूक्लियर पोर का काम ये है कि इसके अंदर कुछ चीजें बनेंगी और साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीजें होंगी, तो इनका मतलब कम्युनिकेशन होगा, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म से चीजें निकल करके साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से निकल करके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आती जाती रहती हैं। तो ये एक तरह से रेगुलेशन करता है, यानी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन इसमें इसका होता है कि कैसे इसमें जाना है, इसमें जाना है, इस चीज का नियमन करता है। और नियमन में देखें विशेष रूप से होता क्या है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर जो mRNA बन रहा है यानी राइबोसोमल RNA, DNA है, इस DNA इस जो न्यूक्लियो, अब हम देखते हैं कि ये दो चीज़ हम लोग कैरियोथीका के बारे में हम लोगों ने बात कर दी, अब पोर के बारे में हमने बात कर दिया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तो देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म में होता क्या क्या है उसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। न्यूक्लियर पोर के बारे में हमने बात किया कि इसके अंदर से जो है जैसे RNA या मैसेंजर RNA इस साइटोप्लाज्म के अंदर जाएंगे, यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, उसके लिए कुछ इसमें के अंदर मटेरियल आएंगे और इस तरह से अपना ये प्रोटोप्लाज्म के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन की मतलब mRNA DNA से RNA का सिंथेसिस होता है। तो ये हमारा है मतलब पोर से आने जाने की प्रक्रिया है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम लोगों ने बात किया, न्यूक्लियर इन्वेलप की बात किया। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। आइए देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा क्या है। दूसरा ऑर्गन हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म कहिए, इसी को न्यूक्लियर सैप कहिए या कैरियोलिम्फ कहिए, कैरियोलिम्फ, ये सारे नाम हैं इसके। यानी केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। तो आइए देखते हैं कि इस केंद्रक द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है। देखिए डीएनए पाया जाएगा और इस डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, ये भी आप जानते हैं। इसके अंदर जो है ये भी आप देखेंगे कि जैसे क्रोमैटिन धागे, अभी इसको हम बात करते हैं, क्रोमैटिन फाइबर पाए जाएंगे, न्यूक्लियोलस पाया जाएगा और कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ एंजाइम्स, प्रोटीन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो ये द्रव्य पाया जा रहा है, जो अर्धतरल है, इसी के अंदर तमाम चीजें, हमारा जेनेटिक मटेरियल भी उपस्थित है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो ये दूसरे ऑर्गन की बात हम लोग किया, अब हम तीसरे सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोलस, वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रिका, यानी केंद्रक है तो उसकी जो जान है केंद्रक की, केंद्रिका भी तो होगी। तो केंद्रिका क्या है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। और इसकी खोज किसने की, ये भी हम देखते हैं। और एक सेल में कितनी पाई जा सकती है, ये भी देखते हैं। तो देखें यहाँ पे एक डेंस स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये है हमारी न्यूक्लियोलस। और याद रहे ये मेम्ब्रेन लेस होती है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है भाई। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में डायरेक्टली न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। ये है हमारी डार्क जो है न्यूक्लियोलस, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोलस। अब हम देखेंगे कि यह न्यूक्लियोलस क्या काम करता है और ये कितनी संख्या में पाया जाता है। देखिए न्यूक्लियोलस की जो खोज है वो फैंटाना नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इनको याद रखिएगा। और जनरली हम देखते हैं कि ये एक सेल के अंदर प्रायः एक ही न्यूक्लियस पाई जाती है। नॉर्मल जो बात होती है वो एक होती है, लेकिन जितना ही ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह प्रोटीन सिंथेसिस की, जैसे राइबोसोम हम क्या देखते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की सिंथेसिस की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम की उत्पत्ति यहाँ से होती है, यानी राइबोसोम की उत्पत्ति की ये फैक्ट्री वाली साइट है। तो हम देखते हैं कि अगर किसी सेल के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन सिंथेसिस की, तो इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस भी पाए जा सकते हैं। नॉर्मली एक कोशिका, एक केंद्रक के अंदर एक ही पाया जाता है। तो इसको देखते हैं, जैसे नॉर्मली एक है, लेकिन ज़्यादा जो ज़रूरत है, जैसे हमारी जो पैंक्रियाटिक सेल होती हैं उसमें आप देखिएगा तो वहाँ पे ज़्यादा पाई जाएंगी। इसी तरह से आप देखोगे ओनियन को, देखिए ओनियन, तो इसमें 4 तक जो है न्यूक्लियोलस देखे गए हैं। तो ये है हमारी न्यूक्लियोलस। और इसका काम क्या है, इसी से हमारी जो है प्रोटीन जो यानी राइबोसोम की उत्पत्ति होना, और राइबोसोम की उत्पत्ति होगी तो ये मतलब एक तरह से जो प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम, उसकी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ये, और नियमन भी करता है इन पदार्थों के आने जाने से, जो आते हैं तो इस पे आकर के यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चीज़ें यहाँ आती हैं, यानी आरएनए का सिंथेसिस करना, ये इसका काम है। और इसके रूप अगर देखेंगे तो 4 रूपों में यह अक्सर देखने को मिलता है।
जैसे एमार्फस, एमार्फस, एमार्फस कंडीशन देखने को मिलती है, या ग्रैनुलर जोन होता है इसके अंदर। इसमें एमार्फस में क्या होता है, ये जो कण होते हैं प्रोटीन वगैरह के, वो बिखरे रहते हैं। ग्रैनुलर जोन भी इसके अंदर आता है, यानी ग्रैन्यूल्स होते हैं। और हम देखते हैं कि ग्रैनुलर जोन की बात करें या न्यूक्लियर एसोसिएशन की हम बात करें, न्यूक्लियर एसोसिएशन क्रोमैटिन की जो साइट होगी, या राइबो न्यूक्लियर जोन होगा। तो ये सारे इसके जोन हैं, इसके पार्ट हैं, और इस जोन के माध्यम से यह जो है हमारा न्यूक्लियोलस काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यानी हम देख रहे हैं कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस राइबोसोम है, यानी इसी से जो है mRNA से हमारा RNA की सिंथेसिस होना, मैसेंजर RNA का सिंथेसिस होना, और यहाँ से पोर के थ्रू निकल के जाना। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियोलस की बात। अब हम लोग बात करते हैं आगे, जो लास्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो चीज़ पाई जाती है, अब उसको हम लोग देखते हैं। ये हमारा इस तरह की संरचनाएं आपको दिखाई देंगी इसके अंदर, जिसे हम क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं या क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। इस तरह से देखें, इस तरह की संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, आइए देखते हैं। जो तीसरी संरचना को हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देखते हैं हम लोगों ने न्यूक्लियर इन्वेलप को देखा, और न्यूक्लियोप्लाज्म को देखा, न्यूक्लियोलस को देखा, और हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्रोमैटिन, चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा, क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन थ्रेड। देखिए क्या होता है, इसी के अंदर जो हमारे हेरिडिटरी मटेरियल है वो निहित होता है। जैसे हम जानते हैं कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, यानी जो हमारा न्यूक्लियस है, यानी डीएनए हमारा है, हम जानते हैं कि डीएनए जो है एसिडिक होता है, और बेसिक प्रोटीन इसके साथ, बेसिक प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन कहते हैं, तो ये बेसिक प्रोटीन हिस्टोन के ऊपर, या हमारा डीएनए, हम जानते हैं कि डीएनए 2.5 मीटर तक ह्यूमन बीइंग का डीएनए होता है। तो हिस्टोन नाम का प्रोटीन जो है, यानी डीएनए जो है निगेटिवली और ये पॉजिटिवली होता है, इसके ऊपर लपेटा जाता है, इसकी पैकिंग की जाती है। तो ये हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन हो जाता है, और इसके वजह से, इसी से हम देखते हैं कि आगे चल करके यही क्रोमैटिन फाइबर जो है क्रोमोजोम में बदल जाते हैं। क्रोमोजोम, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हमारा है, और ये देखेंगे कि ये जो बिखरे हुए संरचनाएं हैं, अगर ऐसे ही बिखरी रहें तो फिर क्रोमोजोम उसको हम नहीं कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर ही कहते हैं। और जब आपस में मिल जाती हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, तो ये आपस में बाइंड कर जाती हैं। तो क्रोमैटिन में अगर हम मोटा मोटी देखें तो क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं। जैसे हमारा जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन, तो इसमें देखेंगे कि पहली बात तो हमारा इसके अंदर मान लीजिए डीएनए है, इसी डीएनए से आरएनए का निर्माण होना है। प्रोटीन है, प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन कहते हैं, हिस्टोन याद रखिएगा। डीएनए हमारा है, हिस्टोन नाम का प्रोटीन है, और नॉन हिस्टोन भी होते हैं, नॉन हिस्टोन, और ये कैल्शियम मैग्नीशियम ये आर्गन भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं।
अब ये क्रोमेटिन जो है हमारा दो तरह का हो जाता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, तो हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब क्या है कि ये जब संरचनाएं डेंस हो जाती हैं, जिस जगह पे आकर के बिल्कुल उलझ जाती हैं और काफ़ी गहरा दिखने लगती हैं, काफ़ी गहरा स्टेन ले लेती हैं, तो इसको हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। और यूक्रोमेटिन ये पूरी डेंस नहीं होती हैं। तो इस क्रोमोसोम के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा संक्षिप्त वर्णन। न्यूक्लियस क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये कैसे हमारा कंट्रोलिंग पावर रखता है, एक सेल का कंट्रोलिंग पावर है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। आगे हम लोग इसका डिटेल जानेंगे कि ये हमारा क्रोमोसोम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या है, या ये राइबोसोम क्या है। इन सारी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग कमिंग लेक्चर में जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।